हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और जहाँ पर हम एक और सेशन लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बायोलॉजी के हिंदी मीडियम में। हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था उत्सर्जन तंत्र, और उसी क्वेश्चन से हमारे कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज आप सभी यहाँ पर बिल्कुल क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल आपको फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? चलिए, ऑप्शन है यूरिक अम्ल, अमोनिया एवं यूरिया, यूरिया, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? चलिए, बहुत ही इजी आंसर था इसका, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, वृक्क में मूत्र के निर्माण में निम्नांकित क्रियाएं व्यवस्थित होती हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने पुनर्अवशोषण, निस्यंदन एवं श्रावण, निस्यंदन, श्रावण एवं पुनरावशोषण, ग्लोमेरुलर निस्यंदन, पुनरावशोषण एवं नलिकाकार श्रावण, श्रावण अवशोषण एवं निस्यंदन। जब वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है तो किन किन चरणों से होकर गुजरता है और उन चरणों का क्रम क्या होगा, वो आपको यहां पर अरेंज करना है। चलिए, मूत्र के निर्माण में निम्नांकित क्रियाएं व्यवस्थित होती हैं किस क्रम में? तो सबसे पहले यहां पर आपका हो जाएगा ग्लोमेरुलर निस्यंदन, देन पुनरावशोषण एंड नलिकाकार श्रावण। सो ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, सांप तथा पक्षी मुख्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शंस देखिए, यूरिकोटैलिक, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक। एंड आपका यूपीसी पीएमटी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सांप तथा पक्षी किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, उसी के हिसाब से आप उनका नाम भी बनेगा। बिल्कुल, यूरिकोटैलिक, ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिकोटैलिक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य के वृक्क की संरचना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है मेड्यूला, मूत्रमार्ग, पेल्विस, वॉलकुट। इनमें से कौन सा मनुष्य के वृक्क की संरचना में सम्मिलित नहीं है बोला गया है? चलिए, आप सभी कमेंट्स में आंसर करेंगे अपना। सो मनुष्य के वृक्क की संरचना में देखिए, मेडुला है, पेल्विस है, वल्कुट है, मूत्रमार्ग नहीं है। मूत्रमार्ग उत्सर्जन तंत्र में आता है लेकिन वृक्क की संरचना में नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी यहां पर वृक्क की संरचना में नहीं दिखाया जाता। क्वेश्चन नंबर 34, हरित ग्रंथियों का कार्य उत्सर्जी होता है, ये मिलती हैं किनमें पाए जाते हैं ये हरित ग्रंथियां? ग्रीन ग्लैंड्स। ऑप्शन है क्रेफिश में, बिच्छुओं में, भृंगों में, मकड़ियों में। एम्स 2009 का पीवाईक्यू है और हमारा टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन तंत्र। सो जो ग्रीन ग्लैंड या हरित ग्रंथियां है उनका कार्य उत्सर्जी होता है, बिल्कुल, और ये पाई जाती है क्रेफिशेस में। क्रेफिश में ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन की यूरिकोटैलिक विधि पाई जाती है पक्षियों एवं एनिलिड्स में, उभयचरों एवं सरीसृपों में, कीटों एवं उभयचरों में, सरीसृपों एवं पक्षियों में।
किन में पाई जाती है आपकी यूरिकोटैलिक विधि? यूरिकोटैलिक पूछा गया और ये भी आपका एम्स 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, PYQ है आपके सामने। सो यूरिकोटैलिक हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, सरीसृप एवं पक्षियों में होता है यूरिकोटैलिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा सही है? अभिवाही शिरिका अपवाही शिरिका की अपेक्षा संकरी होती है। अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका की अपेक्षा सक्रिय होती है। अपवाही शिरिका अभिवाही शिरिका की अपेक्षा संकरी होती है। अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका की अपेक्षा संकरी होती है। चलिए, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सो 4 ऑप्शन से कौन सा सही लग रहा है? बिल्कुल सबसे सही आंसर है अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका की अपेक्षा संकरी होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मछलियों तथा एम्फीबियंस में कम सांद्र मूत्र के बनने का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन है नेफ्रॉन में हेनले लूप की अनुपस्थिति, नेफ्रॉन में हेनले लूप का अधिक बड़ा होना, पानी का कम अवशोषण, अधिक आयनों का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 37, मछलियों तथा एम्फीबियंस में कम सांद्र मूत्र बनने का प्रमुख कारण क्या है? चलिए, सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन में हेनले लूप की अनुपस्थिति। इसमें लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है, इसलिए इनका जो मूत्र है वो कम सांद्र होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, यूरेमिया एक रोग है जिसमें अधिकता होती है रुधिर में ग्लूकोज की, रुधिर में यूरिया की, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूरेमिया, अगर आप सभी ने कभी सुना होगा यूरेमिया डिजीज, यूरेमिया रोग के बारे में, सो एक प्रकार का एक्सक्रीटरी रोग है, एक्सक्रीटरी डिजीज है, उत्सर्जी रोग है ये। तो यूरेमिया नाम से क्लियर है फ्रेंड्स, जब रुधिर में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाए तब उस कंडीशन को कहा जाएगा यूरेमिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर कहा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोमेरुलर निस्यंदन की क्रिया हेतु उत्तरदायी दाब होता है 70 से 90 mm Hg, 50 से 70 mm Hg, 30 से 50 mm Hg, 20 से 40 mm Hg। ग्लोमेरुलर निस्यंदन की क्रिया हेतु उत्तरदायी दाब। सो 20 से 40 mm Hg उत्तरदायी दाब होता है ग्लोमेरुलर निस्यंदन के लिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ऑर्निथिन चक्र में ऑर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है? ऑप्शंस है ऑर्निथिन के सिट्रुलिन में परिवर्तन के समय, ऑर्जिनिन के ऑर्निथिन में परिवर्तन के समय, फ्यूमेरिक अम्ल के ऑर्जिनिन में परिवर्तन में, या ऑर्जिनिन द्वारा यूरिया निर्माण में।
पढ़िए क्वेश्चन को कि ऑर्निथीन चक्र में ऑर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है। ऑर्जिनिन के ऑर्निथीन में परिवर्तन के समय ही ये ऑर्जिनेज एंजाइम का उपयोग होता है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन वृक्क पिरामिड का भाग नहीं है। ऑप्शन है कुंडलित नलिकाएं, संग्राहक नलिकाएं, हेलने लूप, परिनलिकीय कोशिकाएं। इनमें से कौन वृक्क पिरामिड का भाग नहीं है। और ये भी आपका पूछा हुआ है AIPMT 2011 में। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कुंडलित नलिकाएं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे आंसर करने की, ठीक है, पढ़िए घर पर और जहां पर आप प्रैक्टिस कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन, बहुमूत्रता या डाययूरेसिस एक दशा है जो पहचानी जाती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में कमी द्वारा, मूत्र आयतन में वृद्धि द्वारा, बढ़े हुए ग्लूकोज उत्सर्जन द्वारा, मूत्र आयतन में कमी द्वारा। डाययूरेसिस या बहुमूत्रता को किस प्रकार आप पहचानेंगे। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूत्र आयतन में वृद्धि द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं, डाययूरेसिस या बहुमूत्रता को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमियों में, नेमेटोड्स में, क्रस्टेशियंस में, कीटों में। चलिए तो बताइए ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंगों के रूप में किनमें पाई जाती हैं। बिल्कुल चपटे कृमियों में पाए जाते हैं। या ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगला हमारा क्वेश्चन है 44। होम्योस्टेसिस शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। होम्योस्टेसिस ऑप्शन है लेडविग, क्लाड बर्नार्ड, वॉल्टर केनन, मेल्पिघी। और ये जो शब्द है होम्योस्टेसिस, इसका जो मीनिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए। जिनको पता है वो कमेंट से बताएंगे क्या मतलब होता है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस शब्द प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे आपके क्लाड बर्नार्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति में जो भूखा रहते हुए भोजन, जल तथा पेय नहीं ले रहा है, पाया जाता है। ऑप्शंस है मूत्र में कम यूरिया, मूत्र में कम वसाएं, रुधिर में अधिक ग्लूकोज, रुधिर में अधिक यूरिया। एक व्यक्ति जो भूखा है और वो पानी भी नहीं पी रहा है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे। क्लियर है। ऐसे कंडीशंस में उसके रुधिर में अधिक यूरिया बनने लगेगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। स्तनधारियों के वृक्क में बेलनी की नलिका होती है। ठीक है, ऑप्शन है दुरस्त कुंडलित नलिका का एक भाग, कई संग्रह नलिकाएं मिलकर बनाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका का दूसरा नाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्तनधारियों के वृक्क में बेलनी नलिका होती है, बेलनी की नलिका होती है। ये बेलनी नलिका जो होती है कई संग्रह नलिकाएं मिलकर बनाती हैं। सो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी के सामने है। एडेनिन एवं ग्वानिन के विअमीनीकरण द्वारा बनने वाले पदार्थ क्रमशः होते हैं। ऑप्शन है क्रिएटिनिन एवं क्रिएटिन, एलेनिन एवं यूरिक अम्ल, क्रिएटिन एवं क्रिएटिनिन, ज़ैंथीन एवं हाइपोज़ैंथीन। एडेनिन एवं ग्वानिन के विअमीनीकरण द्वारा बनने वाला पदार्थ यह है आपका एलेनिन एवं यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम जंतु जगत के किस, वो गलत नहीं, जगत के किस संघ में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? वह है प्लेटिहेल्मिन्थेस, एनलिडा, पिसीज, सिलेंट्रेटा। मतलब पूछा गया है कि सर्वप्रथम जंतु जगत के किस संघ में उत्सर्जी अंग पाए गए थे? सो द राइट आंसर इज प्लेटिहेल्मिन्थेस में सबसे प्रथम पाया गया है आपका उत्सर्जी अंग सभी जगतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कशेरुकियों के मूत्र का पीला रंग होता है। बहुत ही इजी आंसर है इसका। ऑप्शंस देखते हैं। मेलेनिन के कारण, यूरिक अम्ल के कारण, यूरोक्रोम के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण तो पीला रंग नहीं होता, मेलेनिन के कारण शरीर का रंग चेंज होता है। अब बचा यूरोक्रोम एंड यूरिक अम्ल। इसमें भी सभी को पता ही होगा कि यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है कशेरुकियों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूरोक्रोम के कारण। 50 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो एक लंबी भूख हड़ताल पर बैठा है और मात्र जल पर ही निर्वाह कर रहा है, उसके मूत्र में अधिक सोडियम होगा, मूत्र में कम अमीनो अम्ल होगा, रुधिर में अधिक ग्लूकोज होगा, मूत्र में अपेक्षाकृत कम यूरिया होगा? AIPMT 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो भूख हड़ताल पर है और केवल जल पर वो जीवित है, सो उसके मूत्र में अधिक सोडियम होगा। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51। भोजन में अधिक शर्करा मूत्र में निम्न में से किसको बढ़ा सकती है? यूरिक अम्ल, फॉस्फेट्स, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज। भोजन में अधिक शर्करा हो तो वह आपके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा सकती है। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। सामान्य मनुष्य के मूत्र में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है लगभग 0.03%, लगभग 2.0%, लगभग 0.2% जो अनुपस्थित। एक सामान्य मनुष्य के मूत्र में उपस्थित यूरिया की मात्रा लगभग 2.0% होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। बोमेन ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? ऑप्शंस है मूत्र नलिकाओं के समीपस्थ सिरे पर, अग्र पिट्यूटरी में, कॉकरोच के मादा जनन तंत्र में, या हमारी नाक की घ्राण एपिथेलियम में। बोमेन ग्रंथियां और PYQ 2007 AIPMT। आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा जरूर
और आप स्वयं भी डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोमेन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? सो ये पाई जाती है मूत्र नलिकाओं के समीपस्थ सिरे पर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 54। मनुष्य के मूत्र का पीएच कितना होता है? 8.00, 7.5, 6.00, 9.00। मनुष्य के मूत्र का पीएच। ये हो जाएगा आपका 6.00। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 55। मूत्र में क्रिएटिनिन देखा जाता है, क्रिएटिन देखा जाता है दुग्धारी स्त्रियों में, गर्भवती स्त्रियों में, बच्चे में, या इन सभी में? किनके मूत्र में क्रिएटिन देखा जाएगा? सो क्रिएटिन जो है इन सभी के मूत्र में हम पाएंगे। बिल्कुल, यहां पर इन सभी में हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम वाला है, सूची को मिलान करना है। ऑप्शंस देखते हैं। यूरियोटेलिज्म कौवा, अमोनोटेलिज्म पाइला, अमीनोटेलिज्म केचुआ, यूरिकोटेलिज्म मेंढक, एंड लास्ट है स्पंज। चलिए मैच कीजिए। अच्छा चलिए, यहां पर आपको कोड भी दिखाया जा रहा है। चलिए मैच करने की कोशिश कीजिए। कौन सा एनिमल किस तरह का जीव है, किस तरह के उत्सर्जी पदार्थ का वो उत्सर्जन करता है, उसके हिसाब से उनका नाम आपको सिलेक्ट करना है। सो देखिए यहां पर यूरियोटेलिज्म का आ जाएगा आपका मेंढक, अमोनोटेलिज्म में आ जाएगा स्पंज, अमीनोटेलिज्म में आ जाएगा पाइला, एंड यूरिकोटेलिज्म इज कौवा। इस प्रकार से आपका कोड बनने वाला है 4521 और कोड नंबर सी में दिख रहा है मुझे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी आपका मैच द कॉलम है। ऑप्शन है वसा रेक्टी, जल के लिए ओसीटी की पारगम्यता, एडीएच पाइला, अमीबोसाइट परानिस्यंदन, बोमेन संपुट, जल संरक्षण, उत्सर्जन। चलिए कोशिश कीजिए। सो देखिए वासा रेक्टी, वासा रेक्टी यह आपका हो जाएगा जल संरक्षण। ठीक है, एडीएच जल के लिए ओसीटी की पारगम्यता, अमीबोसाइट उत्सर्जन, एंड बोमेन संपुट परानिस्यंदन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोड बनने वाला है डी 4153। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो उत्सर्जन तंत्र के थे वो भी यहाँ पर समाप्त होते हैं। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा आपका गति एवं प्रचलन से। गति एवं प्रचलन, मूवमेंट एवं लोकोमोशन के टॉपिक पर आप पढ़कर आइएगा और यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल डेली की तरह। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।